हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 16 मार्च 2025 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी प्रमुख हेडलाइंस के साथ जो प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। और ये है आज रविवार का न्यूज़पेपर जिसमें कि आर्टिकल पेज में इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं होते हैं, तो वीडियो भी हमारा छोटा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली न्यूज़ से कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने की चुनाव आयोग की तैयारी। हालांकि अब जो वोटर आईडी बनते हैं या वोटर लिस्ट में नाम ऐड होता है वो आधार के बेसिस पर ही होता है। आप अपना आधार कार्ड देंगे तभी आपका वोटर आईडी बनेगा। लेकिन जो पहले से वोटर आईडी बने हुए हैं और आधार से लिंक नहीं है उसको लेकर यहाँ पर आरोप लगाए जाते थे विपक्ष द्वारा, यानी कि कांग्रेस द्वारा। उसको दूर करने के लिए ज्ञानेश कुमार जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने ये स्पष्ट निर्णय लिया है। जब से वो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं 3 महीने से वो चुनाव आयोग को, मतदाता पहचान पत्र को, मतदाता सूची को काफ़ी इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं। इससे पहले उन्होंने बोला था कि हम इसमें नंबरों को, मोबाइल नंबर को ऐड करेंगे ताकि अगर कोई छूट जाता है या उसका नाम हटता है तो वो मैसेज चला जाएगा। तो इन्हीं सब प्रयासों के तहत अब जब आधार से इसको लिंक करने की बात की जा रही है तो इसमें कानूनी अड़चनें भी आ रही हैं, जिसको दूर करने के लिए ज्ञानेश कुमार ने कानूनी सहायता लेने का भी इसमें प्रावधान कर रखा है। मतदाता पहचान पत्र पहले आधार जब नहीं था तो एक मुख्य पहचान पत्र माना जाता था, लेकिन जब आधार की एंट्री हुई, आधार कार्ड की एंट्री हुई, तब इसकी वैल्यू कम हो गई। क्योंकि आज की डेट में मतदाता सूची में अगर आपका नाम है और आप वोटर आईडी नहीं ले जाते हैं, आप आधार कार्ड भी ले जाते हैं तो भी आप वोट दे सकते हैं। लेकिन अब इसको जब लिंक करने की बात की जा रही है जिससे कि जो फर्जी वोट पड़ते हैं उसको रोका जा सके, ये महत्वपूर्ण निर्णय है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि यूक्रेन में शांति प्रयास के लिए पुतिन ने मोदी का जताया आभार। देखिए, यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के प्रयास के लिए जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में राष्ट्रपति बनने के बाद से ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वो सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसके लिए पहले से ही प्रयास कर रहे हैं। पुतिन ने यह बात गुरुवार को यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर अपने पहले सार्वजनिक बयान में कही है। हालांकि व्हाइट हाउस में यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उनकी बातें और डोनाल्ड ट्रंप की बातें सार्वजनिक हुई थी, जिसमें दोनों बहस कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की को डांट तक रहे थे कि आप एक अच्छे राष्ट्रपति नहीं हैं, ये सब बातें। उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इसमें महत्वपूर्ण भूमिका और युद्ध को रोकने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। अगर जो लोग नहीं जानते हैं कि ये युद्ध हुआ क्यों, लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गया है इस युद्ध को, ये युद्ध हुआ क्यों, शुरुआत क्यों हुई। देखिए, जो यूक्रेन है वो सोवियत रूस से ही अलग होकर बना हुआ एक राष्ट्र है। उसके बाद यूक्रेन नाटो संगठन में शामिल होने जा रहा था, इच्छा उसने जताई थी। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक सैन्य संगठन है। इसमें 29 देश और एक यूरोपीय संघ है। तो ये एक सैन्य संगठन है जिसमें कि मान लीजिए यूक्रेन जब शामिल हो जाता और यूक्रेन पर अगर कोई हमला करता है तो बाकी 30 देशों को यूक्रेन की सहायता के लिए अपने सैन्य बल को भेजना होता था। रूस ने स्पष्ट तौर पर मना किया था कि यूक्रेन ऐसे किसी संगठन में शामिल नहीं होगा। लेकिन यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, या फिर आप कह सकते हैं अमेरिका ने ही बढ़ावा दिया। जो बाइडेन जो या इससे पहले राष्ट्रपति थे उनका बढ़ावा था, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब ने बढ़ावा दिया कि आप हस्ताक्षर करिए, अगर रूस आक्रमण करता है तो हम देख लेंगे। हुआ क्या, रूस ने आक्रमण कर दिया। इन्होंने स्पष्ट रूप से सामने नहीं आए। क्यों? क्योंकि हस्ताक्षर हुए ही नहीं थे संधि पर, और रूस को इसकी भनक लगी। हस्ताक्षर होने से पहले ही उसने आक्रमण को बोल दिया। तो वैलिड तौर पर जो नाटो संगठन है वो सहायता के लिए नहीं आ पाया, लेकिन औजार या फिर हथियार या फिर रुपए यानी डॉलर से मदद यूक्रेन की लगातार की जा रही थी। और अब यूक्रेन जब एक तरीके से बहुत भीषण स्थिति में है, कई क्षेत्र उसके रूस ने कब्जा कर लिए हैं। यूक्रेन भी चाहता है कि अब युद्ध विराम हो, तो शांति समझौता हो, लेकिन रूस के राष्ट्रपति इसमें कुछ अपने प्रस्ताव भी रख रहे हैं। अगर यूक्रेन उसको मान लेता है तो निश्चित तौर पर युद्ध विराम हो सकता है।
नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों के कोटा पर कैबिनेट की मोहर, भाजपा हमलावर। देखिए, कर्नाटक की जो सिद्धरमैया सरकार है, उन्होंने कर्नाटक में जो सरकारी ठेके हैं उनमें 4% मुस्लिमों के आरक्षण को का प्रस्ताव रखा था, जो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अगर हम संविधान के तौर पर बात करें तो ये पूरी तरीके से इनवैलिड है, क्योंकि संविधान ने शैक्षिक या फिर सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया था, ना कि सरकारी ठेकों के लिए दिया था। यहाँ पर सरकारी ठेकों में 4% उन्हीं मुस्लिम को आरक्षण मिलेगा जो 2 करोड़ तक के टेंडर अप्लाई करेंगे। हालांकि भाजपा ने इस पर हमलावर रुख अख्तियार किया है और ये संविधान की अवहेलना की है, बाबा साहब अम्बेडकर का इसमें अपमान बताया गया है। लेकिन अब इसमें या तो हाई कोर्ट रोक लगाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगा, तभी ये रुकेगा। अमृतसर में ठाकुर द्वारा मंदिर पर ग्रेनेड हमला, सीएम ने कहा माहौल खराब करने का प्रयास। कल सीसीटीवी में दिखाया जा रहा था, बाइक से 2 हमलावर आए, उन्होंने जो ग्रेनेड है वो मंदिर पर फेंका और उनके मंदिर ग्रेनेड फेंकने और बाइक से जाने के 2 सेकंड के भीतर ग्रेनेड फट गया और मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ। हालांकि पुजारी उस समय मंदिर के अंदर ही थे, लेकिन वो बच गए। अब इसमें भगवत मान जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आईएसआई द्वारा माहौल ख़राब करने की इसमें कोशिश की जा रही है, लोगों को शांति बरतने की अपील की गई है। पाक का झूठ उजागर, बीएलए का दावा, सभी 214 बंधक मारे गए हैं। एक जो रार छिड़ी हुई है कि जो बलूचिस्तान वाले जो उग्रवादी हैं वो कह रहे हैं कि ट्रेन में जितने बंधक थे उनको मार दिया है, पाकिस्तान कह रहा है कि हमने उनको रिहा करा लिया है। तो यहाँ पर 2 बातें आ रही हैं, स्पष्ट स्थिति नहीं हो पा रही कि असल में हुआ क्या है, मारे गए हैं या छोड़ दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया कहीं ना कहीं न्यूज़ को पूरी तरीके से दबा रही है और उसे बाहर नहीं आने दे रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि समस्याओं में फंसे लोगों के लिए मददगार बनेगी तर्जनी। अब देखिए, यहाँ पर तर्जनी मतलब ये जो फर्स्ट फिंगर होती है, तर्जनी उंगली। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की एक ग्राम सभा ने पेश किया है अनूठा समाधान। जिसको मदद की ज़रूरत हो उसे खतरा महसूस होने पर तर्जनी उंगली उठानी होगी, जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं। अगर आप को कोई आपके अपहरण की कोशिश करता है या फिर आपके साथ महिलाओं के तौर पर बात हो रही है, अगर उनके साथ कुछ छेड़खानी की वारदात होती है या कोई उनका पीछा कर रहा है या फिर कोई ऐसा लग रहा है कि आपको कोई परेशान कर रहा है, आप खतरे में हैं, किसी तरीके की परेशानी में हैं, तो आप अपनी तर्जनी उंगली उठा देंगे। आसपास के लोग एक्टिव हो जाएंगे और आपकी मदद के लिए दौड़ पड़ेंगे। अब आसपास के लोग सही होंगे तब, ये भी इसमें है, अगर वो मददगार होंगे तभी तो आपके पास आएंगे। ऐसा ना हो कि आप किसी समस्या में हो, तर्जनी उंगली उठा दें और वहाँ पर लोग मोबाइल निकाल कर आपका वीडियो बनाने लगें। ये भी इसमें देखना होगा। हालांकि प्रयास बहुत अच्छा है। सिंधे हैं एक, इनका नाम देखिए यहाँ पर दिया गया होगा, चलिए नाम हम बताएंगे आपको आगे। हाँ, नाम यहाँ पर है प्रमोद, उन्होंने बताया, सॉरी अंकुश सिंधे। अंकुश सिंधे की ये दिमाग की उपज है और इसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने की बात की गई है। अभी तक हेल्पलाइन नंबर नहीं आई है। अगर सच में ऐसा हो जाता है, अगर हम अपने व्यवहारिक जीवन में देखें, अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमें कोई खतरा महसूस होता है और हम तर्जनी उंगली उठा देते हैं, लोग अगर अच्छे हैं, आसपास के एक्टिव हैं, तो वो तुरंत हमारी मदद के लिए आ जाएंगे और हम सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। प्रयास अच्छा है और अगर ये सफल रहता है तो और भी पंचायतों में, राज्यों में, जिलों में, सब में ये लागू होना चाहिए ऐसा कुछ। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कर्मी पाकिस्तानी एजेंट को दे रहा था खुफिया जानकारी। ये न्यूज़ स्किप करेंगे हम। सरकार का लक्ष्य दिल्ली का हर किसान आत्मनिर्भर बने, रेखा गुप्ता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी हैं, उन्होंने बोला है कि दिल्ली का हर किसान स्वयं में आत्मनिर्भर होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। विकसित दिल्ली बजट से पहले चल रहे संवाद के क्रम में सीएम ने किसान प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की है और ये जाना कि आपको क्या आवश्यकता है, क्या हम आपके लिए बेहतर कर सकते हैं, ये कुछ बातें उन्होंने रखी हैं। अब यहाँ पर ये बात आती है कि जितना प्रयास आप दिल्ली के किसानों के लिए कर रहे हैं, अगर केंद्र में आपकी 3 टर्म से यानी कि 15 साल से आपकी सरकार है, तो उसमें आप किसानों के लिए आय बढ़ाने के लिए क्या मुख्य तौर पर कर रहे हैं? आप धान का, गेहूं का समर्थन मूल्य तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन और उनको किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं, लेकिन उसका लाभ
किसानों को कितना मिल रहा है, जिसके पास बहुत ज़मीन है उसे भी किसान सम्मान निधि मिल रहा है और जिनके पास ज़मीन नहीं है उन्हें भी किसान सम्मान निधि मिल रहा है। तो ये जो गैप है इसको कहीं ना कहीं कम करने की आवश्यकता थी। चलिए, बाकी न्यूज़ हैं, तेज़ हवा से वर्षा में सुधरी वायु गुणवत्ता। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, आप दिल्ली या NCR के जानते हैं कितना ख़राब रहता है, और बारिश से शायद कुछ सुधार हुआ है, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये सुधार नहीं बना रहता है। भारत ने ट्रेन हाईजैक में हाथ होने के आरोप को नकारा, कहा पाक खुद आतंकवाद का केंद्र है। देखिए, विदेश मंत्रालय ने ये बात बोली है, पाक को दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान की ओर से जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक में भारत में शामिल होने के आरोपों को बेतुका बताते हुए सिरे से नकार दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हम पाकिस्तान द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों को सख्ती से खारिज करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहाँ है। पाकिस्तान को दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। पाकिस्तान ने इस बार भी कोई चूक नहीं छोड़ी है भारत को आरोपित बनाने में, लेकिन उसको मुंहतोड़ जवाब इसमें दे दिया गया है। हिंदी का विरोध करेंगे पर फिल्में डब कमाएंगे लाभ, पवन। देखिए, जनसेना पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने शुक्रवार को तमिलनाडु के नेताओं की आलोचना की और कहा कि राज्य में कथित तौर पर हिंदी थोपने का आरोप पाखंड है। उन्होंने कहा कि ये नेता हिंदी का विरोध करते हैं, लेकिन वित्तीय लाभ कमाने के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में डब कराने की अनुमति देते हैं। कल्याण की यह टिप्पणी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाने का विरोध स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निर्धारित त्रिभाषा फार्मूले को लागू करने से इनकार करने के बीच आई है। उन्होंने कहा कि वे बॉलीवुड से पैसा चाहते हैं, लेकिन हिंदी को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तमिलनाडु लगातार हिंदी भाषियों का विरोध कर रहा है और वो इसे लागू, कई चीज़ों को लागू तक नहीं करते हैं अपने क्षेत्र में। और आपने देखा होगा कि बजट में भी उन्होंने जो रुपए का सिंबल है उसको हटाकर तमिल भाषा में रू लिख दिया है। ये इसको लेकर हमने एक वीडियो भी बनाया है, आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं, आपको डिटेल से पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि रुपए का, हमारे रुपए का, इंडियन रुपी का इतिहास क्या है। संसदीय समिति ने की प्रसारण विधेयक जल्द लाने की पैरवी। देखिए, जो संसद की एक समिति है ने सरकार से प्रसारण सेवा यानी कि विनिमय विधेयक को संसद में पेश करने के लिए एक समय सीमा तय करने की सिफारिश की है। इस विधेयक में कुछ प्रावधानों को लेकर विरोध होने के बाद पिछले साल इसे स्थगित कर दिया गया था। जो भाजपा सांसद हैं निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली जो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का सुझाव ऐसे समय आया है जब सरकार 1 से 4 मई तक मुंबई में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन में कंटेंट क्रिएटर्स की रचनाओं का जश्न मनाने की योजना कर रही है। समिति ने इस सप्ताह की शुरुआत में लोकसभा में पेश अपनी छठी रिपोर्ट में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संपूर्ण सक्रियता और प्रक्रियता को अपनाने का इसमें सुझाव रखा है। देश में परिसीमन के खिलाफ पंजाब भी हुआ मुखर। परिसीमन यानी कि लोकसभा की जब सीमाओं को बांटा या तो कम किया जाता है या फिर इसे बढ़ाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि या तो लोकसभा सीटें बढ़ेंगी या कम होंगी। हालांकि इसमें कई राज्य इसका विरोध कर रहे हैं, जिसमें कि भगवत मान की भी एंट्री हो गई है। वो कह रहे हैं कि परिसीमन की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी जितनी लोकसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं, वो विकास के लिए पर्याप्त हैं, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। और अगर परिसीमन फिर भी किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपने लाभ को देखकर, अपने हितों को देखकर ये कर रही है। इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से CET नहीं कराएगी हरियाणा सरकार, क्योंकि कई बार इसमें धांधली के आरोप लगे हैं। NTA पर यह भी आरोप लगा है कि वो सुचारू रूप से एग्ज़ाम नहीं करा पा रहा है, तो हरियाणा ने इसको स्किप करने का निर्णय लिया है। सेहत योजना का लाभ नहीं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, होली की न्यूज़ स्टार्ट हो जाती है। और जैसे कि औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर मंत्री सिरसाट और नेता प्रतिपक्ष दानवे के बीच ठनी, शिंदे अजीत को CM बनाने की, ये सब आपको पॉलिटिकल न्यूज़ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे अमित शाह कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो असम में मुझे पीटा गया था, 7 दिन तक जेल में मुझे रखा गया था। तो इस टाइप की जो न्यूज़ हैं उनको हम स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे।
और इस बार होली में भी कई जगह सांप्रदायिक तनाव हुआ है, उस न्यूज़ को भी स्किप करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं एडिटोरियल पेज पर। नाकामी की पोल खोलता नदियों का प्रदूषण, ये आर्टिकल लिखा है संजय गुप्त ने, जो दैनिक जागरण के एडिटर इन चीफ हैं। वो बता रहे हैं कि सभी दल नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने की बात तो करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वे प्रदूषित बनी हुई हैं। यह राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को दर्शाता है। अब जब देखिए भाजपा जब केंद्र में आई थी, 2014 की यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं, और उन्होंने गंगा स्वच्छ मिशन एक लॉन्च किया था जिसमें बजट भी आवंटित किया गया था। अगर हम उसको देखें और आज 2025 है, लगभग 11 साल, क्योंकि मई और जून में 11 साल हो जाएंगे तो 2-3 महीने ही बचे हैं। तो 11 साल में अगर आपकी इच्छा शक्ति हो और आप ठान लें तो पूरा एक देश स्वच्छ हो सकता है, और आप गंगा को स्वच्छ नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं ये इच्छा शक्ति की कमी है, या तो आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, और या फिर आपके पास कोई मिशन प्लान नहीं है। नहीं तो गंगा जैसी नदी को, धार्मिक नदी को, जिसकी भावना, अभी आप महाकुंभ भी आपने देखा होगा, गंगा में डुबकी लगाई सबने। अगर आप में इच्छा शक्ति हो तो 11 साल में क्या गंगा साफ नहीं हो सकती है? अगर इच्छा शक्ति हो तो 2-3 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल ही बहुत हैं। 11 साल ये प्रोजेक्ट नहीं खींचना चाहिए था। उसी तरीके से नदियों की जो यहाँ पर बात की जा रही है, सभी नदियों को साफ़ करेंगे, यमुना को साफ़ कर देंगे और उसमें परिवहन स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह की बातों के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। चलिए, गंगा तो आप पूरे देश में साफ़ करने के लिए मिशन लॉन्च किया था। यमुना दिल्ली में जो है उसको भी अगर आप साफ़ कर दें तो एक मिसाल कायम हो जाएगी। हाँ, अब हमें उम्मीद है कि गंगा भी साफ़ हो जाएंगी। तो इसमें इस बात पर भी कोई फुल प्रूफ बयान नहीं आते हैं। गंगा जो स्वच्छ मिशन था उसका कहीं पर अब जिक्र नहीं होता है। वैसे कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका अब जिक्र तक नहीं होता है। अगर इच्छा शक्ति हो, राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, सभी दल मिल जाएं, क्योंकि गंगा का महत्व तो सभी दलों के लिए है, सिर्फ भाजपा के लिए नहीं है, सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है, तृणमूल कांग्रेस के लिए नहीं है। ये सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक मुद्दा होना चाहिए और एक उद्देश्य होना चाहिए कि सबसे पहले हम गंगा को साफ कर लें, उसके बाद राजनीति कर लें। और खासा कुछ इस आर्टिकल में डाटा नहीं दिया गया है जिसको हम डिस्कस करें। दूसरा आर्टिकल है पूरा देश की रेल के सफ़र में, ये हास्य व्यंग है, इसको स्किप करेंगे। अब आते हैं बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज में जो यहाँ पर पहली न्यूज़ दी गई है वो है कि हाउस फॉर पेंशन स्कीम बुजुर्गों के लिए बेहतर। देखिए, बैंक इसे नहीं कर रहे हैं प्रोत्साहित। NHB ने योजना को प्राथमिक उधार की श्रेणी में रखने को कहा है। देखिए, रिवर्स एन्युटी मार्गेज यानी कि RAM, अपना घर गिरवी रखकर बैंक से एक निश्चित रकम लेना पेंशन का बड़ा साधन बन सकता है, लेकिन फिलहाल ग्राहक और बैंक दोनों ही तरफ से इसे लेकर उदासीनता का रवैया है। लोगों में जहां इसे लेकर जानकारी का अभाव है तो बैंक भी इस स्कीम को प्रोत्साहित नहीं करते हैं और ना ही इसे लेकर लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है कि रिपोर्ट में RAM या रैम को प्राथमिक उधार की श्रेणी में रखने के साथ ही लोन लेने की न्यूनतम आयु सीमा को 60 से घटाकर 50 साल करने की सिफारिश की गई है। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को इस लोन से मिलने वाली राशि को मन मुताबिक खर्च करने की आज़ादी देने की भी बात इसमें की गई है। अभी लोन लेने वाले बुजुर्गों को अपनी ज़रूरतों को बताना पड़ता है और एक निर्धारित राशि मेडिकल खर्च में दिखानी पड़ती है। जिन लोगों को रैम स्कीम का पता है वे तो सामाजिक ताने बाने की वजह से इसका लाभ ले लेते हैं कि हमें कहाँ इसको इन्वेस्ट करना है या किस तरीके से इसको रखना है, वो पूरा इसका खाका बैंक को सौंप देते हैं। लेकिन जिनको जानकारी ही नहीं है वो इसका उचित इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर जो उम्र घटाई जा रही है, 60 से 50 की जा रही है, वो भी ठीक है। जिसका मकान है वो अपना गिरवी रखे, पैसे का कैसे यूज़ करता है, अगर उसे ज़रूरत है तो वो 50 की उम्र से ही उसका यूज़ कर सकता है। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव माना जा सकता है। और इंसेंट बैंक की वित्तीय स्थिति स्थिर। अब देखिए, यहाँ पे इंसेंट बैंक को लेकर उठ रही आशंकाओं के बीच RBI ने ग्राहकों और निवेशकों को आश्वासन दिया है कि बैंक की वित्तीय स्थिति स्थिर बनी हुई है और वह इस पर बारीकी से नज़र रख रहा है। साथ ही उसने कहा है कि इस समय जमाकर्ताओं को अटकलों पर प्रतिक्रिया देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ केंद्रीय बैंक ने इंडसइंड बैंक के निदेशक मंडल से कहा है कि वह चालू तिमाही के दौरान बैंक द्वारा घोषित अकाउंटिंग में 2100 करोड़ रुपए की भारी गड़बड़ी के रहस्योद्घाटन के बीच सुधारात्मक कार्रवाई पूरी करे।
यानी कि इस बैंक में वित्तीय गड़बड़ी की रिपोर्ट आई है, जिसको आने वाले दिनों में हम शेयर मार्केट में देख सकते हैं। दिसंबर तिमाही में भारत और चीन के व्यापार में मजबूत वृद्धि। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि विकसित देशों, विशेष रूप से भारत और चीन के व्यापार में 2024 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में औसत से बेहतर वृद्धि हुई है। हालांकि अपनी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र ने आगामी तिमाहियों में वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी की आशंका को चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास द्वारा नियमित वैश्विक व्यापार अपडेट को मार्च की शुरुआत तक के आंकड़ों को कवर करता है। में कहा गया है कि 2024 में वैश्विक व्यापार लगभग 1200 अरब डॉलर यानी 9% के विस्तार के साथ 33,000 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर। पाक सहित 41 देशों के लोगों की अमेरिका यात्रा पर संकट, यानी कि जिस तरीके से ट्रेन का अपहरण हुआ है, लोग अब पाकिस्तान जाने से कतरा रहे हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि आईसीसी के जो मैच होते थे तो क्रिकेट टीमें ही घबराती थी जाने में, अब लोग भी घबराने लगे हैं। कनाडा में मार्क कार्नी कैबिनेट में 2 भारतवंशी मंत्री शामिल हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अमेरिका में विमान में लगी आग, 12 यात्री घायल। कोलंबिया विश्वविद्यालय की भारतीय छात्रा का वीज़ा हमास का समर्थन करने पर रद्द। सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी के लिए नासा ने रवाना किया अंतरिक्ष यान। नासा ने सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर को वापस लाने के लिए शुक्रवार रात अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अपना अंतरिक्ष यान रवाना किया है। यह 9 महीने से फंसे दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर वापस लेकर आएंगे। विलियम्स और विल्मोर बोइंग के स्टारलाइनर में तकनीकी समस्याओं के कारण पिछले जून से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। क्रू 10 अंतरिक्ष यात्रियों के आईएनएस पर पहुंचने के बाद विल्मोर और विलियम्स को बुधवार को सुबह 4 बजे ईटी पर नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव के साथ रवाना होना होगा। हेग और गोर्बुनोव सितंबर में विल्मोर और विलियम्स के लिए 2 खाली सीटों वाले क्रू ड्रैगन क्राफ्ट पर आईएसएस के लिए उड़ान भरी थी। चलिए, तो ये आज का यानी 16 मार्च 2025 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।